नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 यानी कार्यपत्रक संख्या 86 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी भूगोल का 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं। आज की हमारी वर्कशीट स्पेशल है, खास वर्कशीट है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये आपकी क्लास 10th एसएसटी की लास्ट वर्कशीट है। पिछले 7 से 8 महीने से हम साथ हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमने सीखने की कोशिश की है। मेरी तरफ से भी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन जितना ईजी दिखता उतना ईजी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग से या जो हम चैप्टर टीच करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उससे वर्कशीट को टीच करना काफ़ी डिफरेंट होता है। लिमिटेड टाइम होता है, स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर होता है और हमें उस लिमिटेड टाइम में कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, बिना स्टूडेंट्स को पता चलने नहीं देना होता कि हम उसको खींच रहे हैं, डीपली लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना होता है, आपके जो क्लासरूम में लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है उसको भी ध्यान में रखना है, जो बीच में एक बच्चा बैठा है जो कभी हैंड रेज नहीं करता, क्वेश्चन नहीं पूछता, उसको भी ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट बेंचर हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तो सब बच्चों के अकॉर्डिंग वर्कशीट बनाना कि सबको अच्छा लगे, एक डिफ़िकल्ट टास्क था। साथ ही साथ एक और डिफ़िकल्ट टास्क था कि हर वीक मैं 41 के आसपास वीडियोस पब्लिश करता हूँ, वर्कशीट पब्लिश करता हूँ। अब 41 वर्कशीट पब्लिश करता हूँ और ये कोशिश होती है कि वेडनेसडे तक आपकी सारी वर्कशीट आ जाए। साथ ही साथ जो 7 से 8 महीने था, तो इस दौरान फीवर भी हुआ, इस दौरान बीमार भी हुए, इस दौरान घर में शादी भी हुई, इस दौरान पड़ोसी के घर में भी फंक्शन हुए, इस दौरान कई बार मूड भी ऑफ हुआ, लेकिन वर्कशीट बनानी थी क्योंकि कमिटमेंट था। अब ये कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट में कई बार संडे नाइट को पूरी नाइट वर्कशीट बनानी हुई। मोस्टली ऐसा हुआ कि मंडे को पूरी नाइट वर्कशीट बनानी पड़ी क्योंकि स्कूल भी होता है मेरा, मुझे अपने स्टूडेंट्स से उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, उनके टेस्ट चेक करने होते हैं, उनको मोटिवेट करना होता है, उनके घर भी विजिट करना होता है। तो ये सारे जो टास्क है वो मैं कर पाया। क्यों कर पाया? आपके मोटिवेशन से, आपके सपोर्ट से, आपके जो छोटे छोटे कमेंट्स आते रहे हैं उससे मोटिवेशन मिलता रहा है। जो थकान थी, जो फीवर था, जो मूड था, वो सब कुछ गायब हो जाता है, मूड सब कुछ ठीक हो जाता है और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 1200 वीडियो पब्लिश कर दी है। बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला आपके टीचर्स से, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपने अपने टीचर्स के साथ अपने क्लासरूम, जो आपके क्लास का ग्रुप है, उसमें ये वीडियो शेयर की। बहुत अच्छा लगा जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि उनकी फ्रेंड ने या उनके फ्रेंड ने उसे रिकमेंड किया, ये वीडियो शेयर की थी। तो ये हमारा जो साथ है ये यहीं तक नहीं है कि वर्कशीट हो गई बस ख़त्म, हमारा साथ हमेशा रहेगा। हम ऑलरेडी आपके क्लास 10th एसएसटी के सभी चैप्टर्स है वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आपका मैथ वर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज वो डिस्कस करें, हिस्ट्री और पोल साइंस ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, साइंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये साथ 10th तक ही क्यों रहे, 11th 12th में भी हम साथ रहने वाले हैं। तो आपका सपोर्ट मुझे ऐसा ही मिलता रहे और आपने जितना सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू। चलिए हम देखते हैं कि आज की इस वर्कशीट में क्या है। आज की इस वर्कशीट में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 86 यानी कार्यपत्रक संख्या 86 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है। आज की डेट रहेगी 20 Feb 2021, 20 फरवरी 2021, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वर्कशीट में हमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए और ये वर्कशीट 2 पार्ट्स में है। पहले जो 5 क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहां चलाई गई थी। हमें बताना कि भारत की पहली जो रेलगाड़ी थी वो कब और कहां चलाई गई थी। तो भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच में चली थी। दोनों शहरों के बीच में जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर की थी और उस दिन ऐसी ट्रेन चली कि आज तक वो दौड़ रही है। तो ये कब चली? 1853 को चली थी, मुंबई और थाने के बीच में चली थी, यानी कि 16 अप्रैल 1853 की बजाय अगर 1853 भी लिखते हो तो भी ये चलेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 घटक होते हैं, आयात
तथा निर्यात। आयात, आना, आ से आना। आयात का अर्थ होता है जब हम विदेशों से कोई सामान मंगवाते हैं तो वो आयात है, इम्पोर्ट इन जो इंग्लिश में बोलेंगे। और दूसरा घटक होता है निर्यात, जब हम विदेशों को कोई सामान भेजते हैं तो उसे बोलते हैं निर्यात, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, कौन सा समुद्री पतन लो एस के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? तो 4 हमारे देश में पतन है जो लो एस का है, उसके निर्यात में अपना विशेष महत्व रखते हैं। उनमें है पारादीप जो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसके साथ साथ न्यू मंगलोर कर्नाटका में, और चौथा पतन है मारमागांव। अभी इन चारों पतनों में से सबसे प्रमुख जो पतन है वो मारमागांव पतन है और ये गोवा में है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित पहला पतन कौन सा है? यानी कि आज़ादी के बाद हमारे देश में कौन सा पतन है जिसको सबसे पहले विकसित किया गया? तो वो कांडला पतन है जो गुजरात में। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कांडला पतन है ये है कहाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर कराची पोर्ट था। आज़ादी से के दौरान जब विभाजन हुआ देश का तो कराची पोर्ट है ये पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए हमें यहाँ पर गुजरात में एक नया पोर्ट है, पतन है वो विकसित किया गया, वो था कांडला पोर्ट जो हमारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के सबसे नज़दीकी पतन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? हमें बताना कि भारत की जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो उसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसको आप लगभग में 7500 किलोमीटर भी लिख सकते हो। यानी यहाँ से गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से लेकर के अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं और उसके बाद हम वेस्ट बंगाल की तरफ जाएं तो ये जो कुल तट रेखा की लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 7516.6 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद हम सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जनसंचार के साधनों से होने वाली किन्हीं 3 लाभों को लिखना हमें। ओके, तो जनसंचार के साधन कौन से होते हैं? संचार के साधन वो होते हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार है, अपनी बात है वो एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, यानी कि विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान है वो संचार के साधन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निजी संचार के साधन जैसे कि ईमेल है, 1-to-1 पर्सन है ना, पत्र है, ये क्या है? निजी संचार के साधन है। जनसंचार के साधन वो होते हैं जिनसे हम एक साथ हजारों लाखों लोगों तक सूचनाएं पहुंचा पाते हैं, जो एक साथ हजारों लाखों लोग हैं वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें जैसे टीवी, सिनेमा, रेडियो, न्यूज़पेपर, जो मैगजीन पत्रिकाएं हैं, इंटरनेट है, ये सभी क्या जनसंचार के साधन है। तो इनके कोई 3 लाभ बताने। पहला, इससे सूचनाओं और खबरों का आसानी से आदान प्रदान होता है। इनके द्वारा हम कभी भी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर की जा सकती है। दूसरा जो लाभ होता है, जनसंचार के साधन जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा इत्यादि हमारा मनोरंजन भी करते हैं। मनोरंजन भी एक लाभ है जो जनसंचार के साधनों से हमें प्राप्त होता है। तीसरा, जनसंचार के साधन जैसे इंटरनेट है हमारी शिक्षा में भी मदद करते हैं। अब जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये कहाँ देख रहे हो? इंटरनेट की मदद से देख रहे हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभ बताइए। पाइपलाइन परिवहन का नवीनतम साधन है। हालांकि लंबे समय से इसको प्रयोग करते आने, लेकिन पहले इसको प्रयोग कर रहे थे पानी के लिए ही, सिर्फ इसको प्रयोग किया जाता था, पानी का परिवहन ही किया जाता था। अब हम पानी के साथ साथ खनिज तेल और गैस के परिवहन के लिए भी पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं। पाइपलाइन से जो प्रमुख लाभ है, पहला जो लाभ है वो है कि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। शुरुआत में एक बार जब पाइपलाइन बिछाई जाती है तो उसकी लागत अधिक होती है, उसके बाद कोई लागत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो वियर एंड टियर होते, कौन से टायर घिसने होते हैं इसके, वियर एंड टियर नहीं है, ना कोई टैक्स लगना होता, ना ड्राइविंग लाइसेंस का चक्कर है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक बार लागत अधिक होती है, उसके बाद ये परिवहन का एक सस्ता साधन है। दूसरा जो इसका लाभ है कि इसे उबड़ खाबड़ भागों या फिर पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है, जहाँ पर परिवहन के अन्य साधनों का विकास संभव नहीं, वहाँ पर इस साधन के द्वारा जो खनिज तेल है या गैस है उसका परिवहन किया जा सकता है। तीसरा, इससे बिना बाधा के 24 घंटे नियमित सप्लाई संभव है। ना तो कहीं स्ट्राइक होती, ना मौसम का असर होता, ना बारिश का असर होता, एक बार बिछा दिया तो 24 घंटे बिना रुके सप्लाई होती रहती है। चौथा लाभ भी लिख सकते हो, ये इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं करता है। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्वर्णिम
चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं बताइए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, उसकी कोई 3 विशेषताएं हमें बतानी है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जिसको बोला जाता है, तो इस सुपर हाईवे देश के 4 प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़ता है। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग देश के 4 प्रमुख महानगर हैं उनको आपस में जोड़ता है। यह महाराजमार्ग, यह सुपर हाईवे दिल्ली से मुंबई जाता है, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, यानी इन शहरों को आपस में जोड़ता है। यह 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत के बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम करना। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन रहेगा। 4th क्वेश्चन दिया गया, देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए। हमें बताना कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह पहला ये कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो उत्पादन में अगर वृद्धि होगी तो नेचुरली है देश का आर्थिक विकास होगा। विशेष तौर पे जैसे उद्योग है उनका विकास होगा, कृषि का विकास होगा क्योंकि कच्चा माल वहां से आएगा। दूसरा है राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी होती है। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है क्योंकि जब निर्यात किया जाएगा तो उससे विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी। तीसरा, संसाधनों का सदुपयोग हो पाता है। अब संसाधन है वो असमान रूप से वितरित होते हैं। कुछ देश में कुछ संसाधन है वो अधिक मात्रा में, कुछ देश में उनकी कमी होती है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जैसे सऊदी अरब है तो या अरब के देश है, वहां पे खनिज तेल पाया जाता है। तो जो खनिज तेल निकाला जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही हमारे देश में पहुंच रहा है। न केवल उस देश का विकास हो रहा है बल्कि हमारे देश का विकास हो पा रहा है। चौथा, बाजार का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बाजार का विस्तार होता है। अब हमारे देश की जो वस्तुएं अफ्रीका पहुंच रही है उनको नया बाजार मिला। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो क्या उनको बाजार मिल पाता? नहीं मिल पाता ना। तो बाजार का विस्तार होता है इससे। 5वां है वस्तुओं की उपलब्धता। 5वां जो लाभ रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, वस्तुएं उपलब्ध हो पाती है। हमारे देश में जो सेल फोन देख लीजिए, आपके हाथ में जो सेल फोन है, मोस्टली जो सेल फोन है उसमें आप अगर चेक करोगे तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान या मेड इन जो यूरोपियन कंट्रीज आपको मिलेगी। काफ़ी सारे कलपुर्जे कैसे पहुंचे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहुंचे। तो इससे भी लाभ होता है, दोनों देशों को लाभ हो रहा है, हमें भी लाभ हो रहा है और जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो वहां भी लाभ हो रहा है। छठा जो लाभ है, जो आर्थिक लाभ तो नहीं है लेकिन हम लाभ में लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देश है वो एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को, कल्चर को समझते हैं। इससे आपसी जो सांस्कृतिक विकास भी होता है और आपसी मेलजोल है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो ये लाभ मैंने बताए हैं। इनमें से जो 5 लाभ है शुरुआत की वो आर्थिक लाभ रहेंगे और छठा लाभ है जो आर्थिक लाभ तो नहीं है लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व लिखें तब हम इसको भी लिखने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 5th हमारा क्वेश्चन है, परिवहन तथा संचार के साधन एक दूसरे के पूरक है, व्याख्या कीजिए। हमें बताना है कि परिवहन और संचार के साधन कैसे एक दूसरे के साथ विकास करते हैं। विकसित परिवहन के साधन किसी भी देश के व्यापार का आधार होते हैं, यानी देश के व्यापार का या देश के आर्थिक विकास का आधार क्या है? विकसित परिवहन के साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का विकास पहली आवश्यकता होती है, यानी राष्ट्रीय व्यापार होना हो। जैसे हमारे दिल्ली से अगर हम पूर्वोत्तर भारत या दक्षिण भारत की तरफ व्यापार की बात करें तो परिवहन के साधनों के बिना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। परंतु व्यापार का जो विकास है, विस्तार है, संचालन है, वो संचार के साधनों के बिना संभव नहीं है। अब तो आप देखिए कि व्यापार होता है इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। हम व्हाट्सएप वगैरह यूज करें, ये भी व्यापार के लिए यूज कर रहे हैं। ये अगर ना हो तो क्या व्यापार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि व्यापार को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना परिवहन के विकास में संचार के साधनों का योगदान है, क्योंकि संचार के साधन होते हैं तब व्यापार संभव हो पाता है। जब व्यापार संभव होता है तो वस्तुओं को भेजा किससे जाता है? परिवहन के साधनों के द्वारा। इसलिए कहा जाता है कि जितना परिवहन के विकास में संचार के साधनों का योगदान होता है उतना संचार के साधनों में परिवहन का भी योगदान होता है, क्योंकि अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे तो संचार के साधनों का भी महत्व कम हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आज लाइक और शेयर के साथ साथ एक छोटा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।